ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक थे? ओके सर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक थे? नोड हो चुका था ना? ओके नोड हो चुका था, लास्ट लेक्चर में हम लोग नोड में थे। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सर्किट का। इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कितना नोड्स हो सकता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग सर्किट का ले लेते हैं। ठीक है, इस सर्किट में अ वोल्टेज सोर्स इज हियर, वन रेजिस्टर इज हियर, one inductor is here and one capacitor is here. Okay, this is your DC voltage source with the polarity given. This is your resistor, this is your inductor and this is your capacitor. देख के बताइए इसमें कितने नोड्स हैं? How many nodes are here? 2 Okay, बहुत बढ़िया। किसका जवाब था ये? 4 किसका जवाब था? नोट्स आर देयर। सोनी प्रिया का जवाब था। अदिति। अदिति का जवाब था। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Q2 है यहाँ पे, Q2 है क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ नोड, डेफिनेशन ऑफ नोड के हिसाब से हर एक वो पॉइंट नोड है जहां एक से ज्यादा हम लोग सर्किट एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। वन और मोर सर्किट एलिमेंट्स इज कनेक्टेड। नोड का डेफिनेशन क्या था? नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर टू और मोर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जहां हम लोग कनेक्ट करें, वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो नोड एक ऐसा पॉइंट है आपके सर्किट में जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग कनेक्ट करें। तो देखो, अगर गौर करें हम लोग सारे पॉइंट्स पे, एक बार गौर कर लो। सभी पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स आपको दिख रहा है। अब हर एक पॉइंट को नोड के डेफिनेशन के हिसाब से जज कीजिए। नोड का डेफिनेशन क्या कहता है कि नोड हर एक वो पॉइंट है जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहां देखो, इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग नोड लेके चलें और हम लोग मान के चलें कि ये सर्किट एलिमेंट जो वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स, वो कनेक्टेड है और एक ये एलिमेंट जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मान के चलें तो फिर क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को क्या लेंगे हम लोग? बताइए। जस्ट अ पॉइंट। हाँ, जस्ट अ पॉइंट, यस। यानी कनेक्टिंग वायर्स को सबसे पहले ध्यान देना है। कनेक्टिंग वायर्स जो है ना, उनको सर्किट एलिमेंट हम लोग नहीं मान के चलते हैं। पहला चीज दिमाग में बैठा लीजिए, दीज कनेक्टिंग वायर्स आर नॉट सर्किट एलिमेंट्स। ये सिर्फ इसलिए है कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के पाथ को कंप्लीट कर सके, एक कंडक्टिंग पाथ, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बनाने में आपका हेल्प करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गौर करो ना, तो कोई एक नोड ही है यहाँ पे जिससे ये सारे सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि इसको, इस पॉइंट को नोड नहीं मानेंगे। नोड क्यों नहीं मानेंगे? यहाँ तो चलो सर्किट एलिमेंट है एक साइड, पॉइंट नंबर 1 के एक साइड सर्किट एलिमेंट है, लेकिन इसके दूसरे साइड क्या है? दूसरे साइड कंडक्टिंग वायर है जिसको सर्किट एलिमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ आ जाओ तो यहाँ भी क्या है? कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। यहाँ आ जाओ तो यहाँ भी क्या है? कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। उसी तरह यहाँ इस पॉइंट को भी देखें तो इधर कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। इसलिए एक ही पॉइंट है जिससे हम लोग एज्यूम करेंगे कि सारे नोड्स को हमने कनेक्ट किया है। और इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, इसका अगर सिंपलीफाइड डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो सपोज दैट इसका सिंपलीफाइड डायग्राम अगर हम बनाएं, इतना झंझट रखें ही नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका है इसको बनाने का कि ये सारा कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, आगे चल के आपको बताएंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। यानी हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस सारे लाइन में, ये जो लाइन है ना, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है। अगर बैटरी का V वोल्टेज है तो ये सारा V वोल्ट के पोटेंशियल पे है और ये सारा 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे है। ये पूरा लाइन 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, ये पूरा लाइन V वोल्ट के पोटेंशियल पे है, और तभी V माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला। यानी अगर चाहें तो इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं।
अगर हम चाहें तो इस सर्किट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हमें देखना है, यानी ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जहां पे कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर क्या होता है, सुपरफाइन कंडक्टिंग होता है, तो कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि हमने उसको कंडक्ट करने के लिए डिजाइन किया है, हमने उसको कंडक्टर से बनाया है, इसलिए कंडक्टिंग वायर जहां भी होगा उसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो जहां भी कंडक्टिंग वायर है, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यानी ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट को एक पॉइंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब वर्चुअली देखो, तो हमारे पास ये एक नोड बचा, नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नोड का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, आगे आप लिख लीजिए ब्रांच, आगे लिख लीजिए ब्रांच। ब्रांच में लिख लीजिए branch is that part of a network, branch is that part of a network which lies between two nodes. Branch is that part of network which lies between two nodes, ठीक है। यानी नेटवर्क का वो पार्ट है जिसे ब्रांच कहेंगे। तो ब्रांच नेटवर्क का वो पार्ट है जो दो नोड के बीच में लाई करता है। तो बताइए इस सर्किट में कितने ब्रांचेस हैं, या इस सर्किट में कितने ब्रांचेस हैं? दोनों तो सेम सर्किट है, दोनों सेम इक्विवेलेंट सर्किट है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 ब्रांचेस अवेलेबल है। ये सब बहुत इजी है, ये सब आपको 10th और 12th लेवल में भी बताया जाता है, इसलिए बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब आ जाइए लूप में, LOOP लूप। लूप में लिख लीजिए, लूप में लिख लीजिए इट इज अ क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज पाथ इन अ सर्किट। लूप का डेफिनेशन अभी लिखा रहे हैं LOOP, इट इज ए क्लोज पाथ इन अ सर्किट in which no elements or nodes, in which no elements or node is encountered more than once, is encountered more than once, ठीक है। तो no element or node is encountered more than one, ठीक है। फिर से बोलते रहे, it is a closed path in a circuit in which no element or node is encountered more than once, ठीक है। यानी किसी भी सर्किट के अंदर एक क्लोज पाथ होगा, और उस क्लोज पाथ को लूप कब कहेंगे? जब एक कंप्लीट पाथ हम कर लें, यानी एक रिवॉल्यूशन हम लोग ले लें, यानी एक कंप्लीट क्लोज पाथ हम लोग जब कर लें, और उस क्लोज पाथ को करने के दौरान, उस क्लोज पाथ को फॉलो करने के दौरान कोई भी एलिमेंट या नोड एक से ज्यादा बार आपको मिले नहीं, एक से ज्यादा बार उसका एनकाउंटर ना हो, एक बार ही हमको मिले, ठीक है। मींस दोबारा रिपीट करके किसी एलिमेंट पे या किसी नोड पे नहीं जा रहे हैं, एक बार में एक पाथ कंप्लीट कर रहे हैं क्लोज पाथ, तो वो आपका लूप हो जाएगा। जैसे यहां देखो, हम लोग कह सकते हैं this is one loop, this is second loop, this is third loop, कह सकते हैं। और इस सर्किट में गौर से देखिए, और लूप हो सकता है क्या? हाँ बोलो तन्नू, कुछ बोल रही हो? हाँ सर, ये ब्रांच और नोड में समझ नहीं आ रहा है। ब्रांच और नोड में समझ नहीं आ रहा है? यस क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? सर,
हाँ कि यहाँ पे 2 नोड और 4 ब्रांच हाँ होंगे, ओके। हाँ, आगे बोलो। सर, तो 2 ही नोड तो यहाँ पे पॉसिबल है कैसे? सर्किट में 2 ही नोड आप क्यों बोले? नोड का डेफिनेशन देखो, नोड का डेफिनेशन क्या बताए हैं? नोड इज ए पॉइंट इन ए नेटवर्क एट विच 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नोड आपके नेटवर्क में ऐसा पॉइंट है जहां 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो तो कितना ऐसा पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट कितना है? इस तरह 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में देखो तो कौन सा ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिस पे 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट को हमने कनेक्ट किया है, बताइए। और पहले ही आपको बता चुके हैं कि कंडक्टिंग वायर्स को हम लोग सर्किट एलिमेंट्स नहीं मान के चलते हैं। तो देखो सर्किट एलिमेंट्स कितना, पहले ये समझ लो। सर्किट एलिमेंट क्या है? ये आपका वोल्टेज सोर्स सर्किट एलिमेंट है, ये आपका रेजिस्टर सर्किट एलिमेंट है, ये आपका इंडक्टर सर्किट एलिमेंट है, ये आपका कैपेसिटर सर्किट एलिमेंट है, यानी 4 सर्किट एलिमेंट आपको दिख रहा है। अब देखिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट को हमने कनेक्ट किया है। देखो तो चलो पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहले पॉइंट पे एक सर्किट एलिमेंट तो कनेक्ट है, लेकिन दूसरा है क्या कनेक्ट? यहां क्या दिख रहा है आपको? दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। यस सर, तो पहला नोड है कि नहीं आपके हिसाब से? यस सर। ओके, है कि नहीं बताओ? पहला पॉइंट नोड है कि नहीं बताइए? नो सर। ओके, चलो पहला पॉइंट नोड नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। अब बताइए 2 सर्किट एलिमेंट है कि नहीं है? बताओ। सर, यहीं पे नहीं समझ में आया। यहीं पे नहीं समझ में आ रहा, ओके ठीक है। एक चीज पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी वायर्स होगा, जो भी आपका वायर्स होता है ना, वायर्स हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? कंडक्टर्स का। कंडक्टर का क्या डेफिनेशन, आगे चल के कंडक्टर का वो डेफिनेशन लिखाएंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है आपके करंट के कंडक्शन के लिए, तो रेजिस्टेंस जिसका नेग्लिजिबल होता है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टेंड्स टू 0, यानी बहुत कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और आगे चल के रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल से बताएंगे, तो वहां हम लोग देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। और कंडक्टर का पहचान होता है कि हर एक कंडक्टर्स के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं कि हल्की सी भी एनर्जी मिलती है तो वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और पूरे सरफेस में मूव करते रहते हैं। तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है और ऑलमोस्ट सारे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के पूरे उस सरफेस में जहां तहां मूव करते रहते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्शन का कारण बनते हैं, जिसके वजह से कंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी हाईयर होती है। आगे चल के आपको बताएंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। तो कंडक्टर जहां भी होगा, जहां भी वायर्स होगा ना, वायर्स को अगर हमने सर्किट में कनेक्ट किया है, सपोज दैट एक सिंपल सर्किट लेके चलो, ठीक है। यहां पे अगर वोल्टेज V है ना, यहां पे अगर वोल्टेज V है तो आपको कह दिया जाए कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का वोल्टेज बताइए कितना होगा। अगर इस बैटरी का वोल्टेज V है तो पॉइंट A और B के बीच का वोल्टेज कितना होगा बताइए? V ही होगा, ओके। यहां पे आ जाइए मिडिल में, मिडिल में पॉइंट ले लेते हैं C और D, इसका वोल्टेज कितना होगा बताइए? कितना होगा उसका वोल्टेज? V ही होगा। और यहां आ जाते हैं E और F, यहां कितना वोल्टेज होगा? बताइए, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। बताओ कोई और बताओ, कितना होगा वहां का वोल्टेज?
यस V ही होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, इस पे गौर करो। ऐसा हुआ क्यों, इस पे गौर करो। क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि किसी का बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो इसका मतलब है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट्स पे है और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। और इन दोनों एब्सोल्यूट पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V माइनस 0 इज इक्वल टू V। और पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इसमें हमने यहाँ का वोल्टेज भी सेम लिया, A और B के बीच, C और D के बीच में, E और F के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंडक्टर है, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस कंडक्टर के अलावा, इस कंडक्टर के अलावा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस कंडक्टर के अलावा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस कंडक्टर के अलावा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल बराबर है, जिसका वोल्टेज बराबर है। किसी भी पॉइंट पे इस पे हम आ जाएं, इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट को ले लें, हर जगह हमें सेम वोल्टेज मिलेगा। हर जगह हमें सेम वोल्टेज मिलेगा। तो जब सेम वोल्टेज मिल ही रहा है, किसी भी पॉइंट को ले लें, तो इस सर्किट को अगर हम ऐसे भी दिखाएं, इस सर्किट को अगर हम ऐसे भी दिखाएं, ठीक है, दो ही पॉइंट लें A और B, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए? कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो अब इफेक्टिवली देखो, यहां हम भले ही पॉइंट बना देते, यहां हम भले ही बहुत सारा पॉइंट बना देते, सबका नाम दे देते P, Q, यहां R, S, बहुत सारा पॉइंट मार्क कर देते, लेकिन इन पॉइंट्स का कोई मतलब है क्या? यहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं क्या? क्योंकि वो सेम कंडक्टिंग वायर का पार्ट है जो सेम पोटेंशियल पे है। तो सेम पोटेंशियल पे देखो, आप वायर को ले लो, इस सर्किट में वायर चाहे इतना बड़ा लें, चाहे वायर इतना बड़ा ले लें, चाहे वायर इतना बड़ा ले लें, क्या फर्क पड़ेगा? इसका पोटेंशियल बदल जाएगा क्या इस पॉइंट का कभी? हाँ, पोटेंशियल कभी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इसीलिए ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। अब इफेक्टिवली देखो यहां पे, तो आपको कितने नोड मिल रहे हैं? कितने नोड मिल रहे हैं इसमें? बताइए, जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो तो इसमें कितने नोड मिल रहे हैं? दो या दो से ज्यादा, तो दो तो है ना यहां पे। कितने नोड है बताइए? दो, यस। तो इसी तरह यहां पे भी क्या है, ये कंडक्टिंग वायर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंडक्टिंग वायर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंडक्टिंग वायर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कोई एक कॉमन पॉइंट लेंगे, चाहे दो ले लो चाहे तीन ले लो, और इससे ही हमने सबको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, मान के चलो कि इस एलिमेंट का लीड यहां तक है या इस एलिमेंट का लीड यहां तक है। ठीक है, इस एलिमेंट का लीड यहां तक है, इस एलिमेंट का लीड यहां तक है, यानी दो पॉइंट अगर हम पॉइंट नंबर 2 लेते हैं तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो कनेक्टिंग लीड है यहां तक है, इस एलिमेंट का कनेक्टिंग लीड यहां तक है, इस एलिमेंट का कनेक्टिंग लीड यहां तक है, इस एलिमेंट का कनेक्टिंग लीड यहां तक है, यानी सबका कनेक्टिंग लीड यहां तक पहुंच रहा है। क्लियर? इसका भी कनेक्टिंग लीड यहां तक पहुंच रहा है, इसका भी कनेक्टिंग लीड यहां तक पहुंच रहा है। तो यहां पे कितना हो गया? 2 हो गया नोड। क्लियर? इतना समझ में आया? जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आया? तनु, गॉट द पॉइंट? ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग लूप में थे, तो यहां 3 लूप आप लोगों को दिख रहा है। और भी लूप हो सकता है क्या? 3 लूप तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट लूप इज हियर, सेकंड लूप इज हियर एंड थर्ड लूप इज हियर। और भी कोई लूप दिख रहा है क्या यहां पे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? चलो फिर से ड्रॉ कर देते हैं, उसी सर्किट को फिर से ड्रॉ कर देते हैं। हाँ बोलो।
उसी सेम सर्किट को हमने फिर से ड्रॉ कर दिया। अब कंडीशन क्या था कि एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें एक बार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लोग पूरा करें और किसी नोड या ब्रांच को एक से ज्यादा बार हम लोग इनकाउंटर ना करें। तो देखो एक बार अगर यहां से मूव करते हैं, सपोज दैट इमेजिन करो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हैं और इधर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आके हमने लूप को कंप्लीट कर दिया। यहाँ देखो कोई भी नोड और कोई भी ब्रांच को एक से ज्यादा बार हमने टच नहीं किया, एक से ज्यादा बार हमारा इनकाउंटर नहीं हुआ। यहाँ भी घूम के आ गए वापस यहाँ पर इसी पॉइंट पे, एक से ज्यादा बार इनकाउंटर नहीं हुआ। यहाँ भी अगर यहाँ से स्टार्ट करते घूम के आ गए वापस यहीं पर, एक से ज्यादा बार ना हमें कोई नोड मिला ना हमें कोई ब्रांच मिला। ठीक है, तो ये तीनों लूप हो गया। इससे ज्यादा लूप भी हो सकता है क्या, बताइए? हाँ हो सकता है, कौन सा बताइए? देखो एक क्या है ना, A B C D E F G H। अब देखो पहला लूप क्या था, तो A B G H पहला लूप था। दूसरा लूप आपका G B C F, तीसरा लूप F C D E, तीन लूप हो गया। एक चौथा लूप कौन सा होगा? चौथा लूप कौन सा होगा? ये पूरा वाला लूप जो होगा ना, ये पूरा वाला, ये चौथा लूप होगा, यानी A D E H, A D E H जो होगा ना, ये फोर्थ लूप होगा। ठीक है, और यहीं से अंतर आता है लूप और मेस में। अब मेस का डेफिनेशन लिख लीजिए, MESH। अब मेस का डेफिनेशन लिख लीजिए, यही वो पॉइंट है जिससे मेस और लूप के बीच में हम लोग अंतर बताते हैं। ठीक है, अब मेस का डेफिनेशन लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए इट इज a loop that contains no other loop within it. It is a loop that contains no other loop within it. ठीक है, यानी मेस भी क्या है, एक लूप ही है, लेकिन ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। ठीक है, मेस भी एक लूप है, यानी मेस भी एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा जिसके अलावा अगर हम मूव करेंगे तो कोई भी सर्किट एलिमेंट और कोई भी ब्रांच एक से ज्यादा बार हमें नहीं मिलेगा। यानी मेस भी एक लूप है, लेकिन हाँ यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और दूसरा लूप ना हो। यही मेस और लूप के बीच में अंतर है। तो यहां देखो नंबर ऑफ लूप्स कितना था, पहले बताओ नंबर ऑफ लूप्स, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ लूप्स, सोच के बताइएगा। हाँ, कितने हो सकते हैं? 6 यस, सोच के बताइए, सोच के, ऐसे नहीं। 4 तो पहले बता ही चुके हैं, और गौर से देखो तो और मिलेगा। बताइए। 6 loops are here. 6 sir। Yes, 6 loops are here. लेकिन आपसे पूछा गया मेस कितना है, कितना मेस होगा? आवाज कट रही है अदिति। 3 यस, 3 मेस है, क्योंकि यही 3 ऐसा मेस है। कौन कौन सा? तो A B G H और B C F G और C D E F, यही 3 ऐसा लूप आपको दिख रहा है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है, इसलिए डेफिनेटली यही तीनों लूप मेस है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मेसेस कितना है यहां पे? तो नंबर ऑफ मेस इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो इससे हम लोग कह सकते हैं ना, इससे हम लोग कह सकते हैं कि एवरी मेस इज ए लूप बट एवरी लूप डिड नॉट टू बी ए मेस। कह सकते हैं जो मेस है ना वो लूप तो होगा ही होगा, लेकिन हर एक लूप मेस नहीं हो सकता है। कह सकते हैं ना हम लोग? तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एवरी मेस
इज ए लूप बट एवरी लूप नीड नॉट टू बी अ मेस। कोई जरूरी नहीं है कि वो मेस हो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या? देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं ना, मेस भी क्या है, एक लूप है, ठीक है, लेकिन ऐसा लूप है जिसके अंदर और कोई लूप ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं ना एवरी मेस इज ए लूप, ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम लोग गौर करें तो जो लूप है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो लूप है कि मेस है। वो लूप भी हो सकता है, मेस भी हो सकता है। यानी लूप के बारे में हम लोग श्योर नहीं है, वो मेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ मेस है तो हम लोग एकदम श्योर है कि वो मेस है, तो लूप तो जरूर होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं एवरी मेस इज ए लूप बट एवरी लूप नीड नॉट टू बी ए मेस। यानी हर एक मेस लूप तो है ही। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे हम लोग कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से जो पहला टॉपिक है उस पे अब हम लोग आ जाते हैं। अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा, अब फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। पहला टॉपिक है आपका सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग अब आ जाते हैं। सर्किट एलिमेंट्स आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की क्लास में बता चुके हैं सर्किट एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सर्किट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स भी उनको बोलते हैं। तीन मेन सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे जो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हैं, और वो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे। पहला टॉपिक दे दीजिए रेजिस्टेंस। योर फर्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। Your first topic is resistance, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? What is resistance? Anyone can define? Can anyone define? बताइए। अरे रेजिस्टेंस क्या है ये पूछ रहे हैं।